गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर। जी हां, प्रधानमंत्री। क्या होता है इनका कार्यकाल, क्या शक्तियां उनके हाथ में होती है, क्या बदलाव देश में वो ला सकते हैं, किन कमिटीज के वो हेड होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हमें समझनी है। तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। सबसे पहले तो ये हम समझ लेंगे कि हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इसके तीन प्रमुख अंग कौन से होते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव असेंबली और जुडिशियरी सिस्टम, ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के तीन मुख्य पिलर है। ठीक है। अभी लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कायदे व्यवस्था, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी व्यवस्था और जुडिशियरी का मतलब होता है न्याय व्यवस्था। हमने लेजिस्लेटिव सिस्टम समझ लिया है। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा की परमिशन के बाद अंतिम परमिशन के लिए बिल किसके हाथ में जाता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो हमने पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो तीनों अंग थे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को हमने समझ लिया है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने समझ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव असेंबली की। एग्जीक्यूटिव असेंबली में किसका समावेश होता है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री, इनका समावेश एग्जीक्यूटिव असेंबली में होता है। अभी इसी को हमें अभी जरा ध्यान से समझना है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कौन मंत्री बन सकता है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स वो संभालते हैं और इस तरीके से कैसे हमारे देश का वो विकास करते हैं। इन सारी चीजों को हमें अभी स्टेप बाय स्टेप समझना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74, ठीक है, क्या कहता है कि भारत के लिए एक प्रधानमंत्री और उनके सहयोग के लिए उनका मंत्रिमंडल रहेगा। किस आर्टिकल में यह बात कही गई है? आर्टिकल 74 में। अभी इनका काम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का काम क्या रहेगा? तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय को एडवाइस देंगे और वो एडवाइस प्रेसिडेंट जी सुनेंगे और उसी एडवाइस के आधार पर अपने आदेश निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे देश के राष्ट्रपति सिर्फ नाम के प्रमुख होते हैं। वास्तविक शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोकसभा में 2 मेंबर राष्ट्रपति जी द्वारा चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। हमारे देश के डिफेंस के जो भी चीफ रहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, हर एक राज्य के गवर्नर, इनका भी नॉमिनेशन कौन करते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट जी ही करते हैं। चीफ जस्टिस, उनका भी नॉमिनेशन हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। राष्ट्रपति जी जितने भी काम करते हैं, इन कामों के डिसीजंस लेने के लिए, इनके आदेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति महोदय किनकी एडवाइस लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल की। और ये जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री राष्ट्रपति महोदय को जो एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस प्रेसिडेंट जी को मानना ही पड़ता है। हालांकि एक अलग बात है कि राष्ट्रपति महोदय के पास वेटो पावर होती है, बट वो वेटो पावर कब यूज कर सकते हैं बेटा? तो ये भी हमने देखा था पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हमने देखा था एक बिल जब राज्यसभा में भी पास होता है, लोकसभा में भी पास होता है, तो उस बिल का लॉ बनने के लिए उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय की साइन आवश्यक होती है। जब बिल राष्ट्रपति महोदय के पास में साइन के लिए आता है, उस समय में ही राष्ट्रपति महोदय अपनी वेटो पावर यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो अपॉइंटमेंट्स है या फिर उनके अधिकार है राष्ट्रपति महोदय के, वो यूज करते समय प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल्स के, मिनिस्ट्री काउंसिल्स के एडवाइस लेना उनको अनिवार्य होता है। ठीक है। जितनी भी बार मैंने कहा कि राष्ट्रपति जी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सारी की सारी एडवाइस से ही करते हैं। किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल के एडवाइस से उनको काम करना पड़ता है। ठीक है। अभी देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सबसे बड़े लीडर होते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति महोदय के चीफ एडवाइजर कौन होते हैं? हमारे
प्रधानमंत्री ही हमारे राष्ट्रपति महोदय के चीफ एडवाइजर होते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट प्राइम मिनिस्टर इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अभी देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मजेदार भी है। भले ही राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री का एडवाइस सुनना पड़ता है, बट प्रधानमंत्री कौन रहेगा इसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी किस आधार पर प्रेसिडेंट जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं ये भी हम समझेंगे। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर हिज इलेक्शन और अपॉइंटमेंट। किसकी इलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर नहीं है? प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, तो फिर किस आधार पर प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं? किस आधार पर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है? तो देखो, अ मेंबर ऑफ आइदर राज्यसभा और लोकसभा। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो व्यक्ति राज्यसभा या फिर लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, बट हैज टू बी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और कोalition और हैविंग अ मेजॉरिटी इन अ लोकसभा। अभी कोई भी व्यक्ति जाके पार्लियामेंट में खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित नहीं कर सकता। ठीक है, वो व्यक्ति जो खुद को प्राइम मिनिस्टर बनते देखना चाहता है वो व्यक्ति राज्यसभा या फिर लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। वो कोई तो भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करना चाहिए, मतलब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, कोई तो भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका कनेक्शन होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। या तो फिर कोalition, जैसे कि हम आघाड़ी की सरकार कहते हैं, जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता, ठीक है, मेजॉरिटी जिसके पास में नहीं होती, तो 2-3 पार्टियां मिलकर कोalition बनाते हैं, आघाड़ी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और क्या चीज है? हैविंग अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज अपने मेंबर्स चुनकर देते हैं और लोकसभा के 552 सीट्स में सबसे ज्यादा जिसको मेजॉरिटी रहेगी उसी मेजॉरिटी पार्टी का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास में होगी लोकसभा के इलेक्शन में उसी पार्टी का वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, अभी मैंने जैसे कहा था प्रेसिडेंट जी प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करते हैं, बट किस आधार पर? तो इस आधार पर करते हैं, मेजॉरिटी होनी चाहिए उसके पास में, कोalition या तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो व्यक्ति बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए, कोई भी सदन का वो मेंबर हो सकता है। ठीक है, he should have completed his 30 year if he is a member of Rajya Sabha or can be 25 year of his age if he is a member of Lok Sabha। ये तो मेजर क्राइटेरिया ही था लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर who is either the leader of party which holds a majority of seats in Lok Sabha or he is a person who is able to win the confidence of Lok Sabha। ठीक है, लोकसभा के जनरल इलेक्शन में, ठीक है, अभी हमें मालूम है बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। बीजेपी की 300 से भी ज्यादा सीट्स है, मतलब उनके हाथ में मेजॉरिटी है करके बीजेपी के व्यक्ति प्रधानमंत्री के सीट्स पर आज बैठे हुए हैं। ठीक है, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी रहेंगी उस पार्टी का जो लीडर रहेगा या फिर उस पार्टी के जो मेजर व्यक्ति है, चीफ है, वो अगर कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति को हमें प्रेसिडेंट बनाना है तो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्या यहां पर क्राइटेरिया क्या है? तो मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा में और लोकसभा के मेंबर जो है, जो भी सदस्य बने हैं लोकसभा के नए से, उनका उन्होंने विश्वास, कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट उनको होना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव प्रेसिडेंट जी कैसे करते हैं। जब एक प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स चलाने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्ट हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। अभी प्राइम मिनिस्टर के मंत्रिमंडल में कौन व्यक्ति रहेंगे, किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट होगा, ये लिस्ट प्रेसिडेंट जी को कौन देते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि हाँ, ये इतने व्यक्ति मुझे
मेरी काउंसिल्स में चाहिए, मेरे मंत्रिमंडल में चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी बताएंगे बट प्रेसिडेंट जी उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट जी को प्राइम मिनिस्टर की हर एक बात को मानना बाध्य होता है, उनके लिए अनिवार्य होता है। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट कह सकता हूं मैं कि प्रेसिडेंट जी ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री का अपॉइंटमेंट करते हैं। जरा संभल के समझ के लेना, प्रेसिडेंट जी ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्टर की काउंसिल का अपॉइंटमेंट करते हैं। किसकी एडवाइस से? तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ठीक है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अ लीडर ऑफ कंट्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े लीडर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू असाइन पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, या फिर रेलवे मिनिस्ट्री होता है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है। तो अलग अलग पोर्टफोलियोज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मिनिस्टर्स की नियुक्ति करते हैं। कौन? अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी ही करते हैं, बट किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ठीक है, चेयरमैन ऑफ the cabinet, the prime minister is the chairman of cabinet and presides the meetings of the cabinet. कैबिनेट मिनिस्ट्री के हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। he can impose his decision if there is a crucial opinion difference among the members. कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मतलब जो अलग अलग पोर्टफोलियोज के मिनिस्टर्स होते हैं, हेड होते हैं, उनको कैबिनेट कहा गया है। अभी ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में अगर कोई देश के बारे में बड़ा डिसीजन लेना है तो वहां पर समझो कुछ कंफ्यूजन हो गया डिसीजन लेने के लिए। कुछ लोग कुछ अलग कहते हैं, कुछ मिनिस्टर कुछ अलग कहते हैं, कुछ मिनिस्टर अलग कहते हैं। तो इस सिचुएशन में वो मेजॉरिटी वगैरह ये चीज ध्यान में नहीं रखते हुए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनका खुद का जो डिसीजन है, उनको जो सही लगता है वो सब पर इंपोज कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? वो सब पर इंपोज कर सकते हैं। मुझे तेरा भी नहीं सुनना, तेरा भी नहीं सुनना, तेरा भी नहीं सुना, आप सब सिर्फ मेरी सुनो। ये इंपोजिशन कौन कर सकता है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उनके हाथ में ये सत्ता होती है, पावर होती है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट का मतलब यहां पर होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, इनके बीच का जो लिंक होता है, ये लिंक कौन जोड़ता है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जोड़ते हैं। ठीक है, चीफ एडवाइजर, ही एक्ट एज अ चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनकी एडवाइस प्रेसिडेंट जी को माननी ही पड़ती है। ठीक है, हर एक जो भी नॉमिनेशंस होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो नॉमिनेशन एक्चुअली भले ही प्रेसिडेंट जी के नाम से निकले हो, बट उसके पीछे के आदेश कौन जारी करता है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही जारी करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको वास्तविक सत्ताधीश कहा गया है। हेड, प्राइम मिनिस्टर किस कमिटी के हेड रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कामगार का इसका मतलब होता है कामगार। ठीक है, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, आवर बिलवड चच्चा। ठीक है, ये है माननीय नरेंद्र मोदी जी, 14th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अभी इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली। जो व्यक्ति एक बार के लिए समझो प्राइम मिनिस्टर बना है, तो वो कितने बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट हर 5 साल बाद उसको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ठीक है, और इसी क्राइटेरिया से, इसी प्रोसेस से फिर राष्ट्रपति जी उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का। अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के पास में अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अभी समझो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल अगर कुछ गलत काम करती है, ठीक है, या तो फिर लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज करती है, कॉन्फिडेंस अगर गवा देती है, तो इस सिचुएशन में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। क्या बोला मैं? अगर कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, हालांकि उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? जनरली 5 साल का। अगर सिचुएशन ऐसे आती है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है पार्लियामेंट का, तो इस सिचुएशन में
उनको इस्तीफा देना पड़ता है, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल और प्राइम मिनिस्टर पूरा का पूरा बर्खास्त हो जाता है। अभी देखो कि क्या होता है दोस्तों, हमने जाना था कि लोकसभा के ही सदन में से जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उस मेजर पार्टी का ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बट प्राइम मिनिस्टर बना हुआ व्यक्ति लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है या फिर राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, अभी जब ये प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल जब बनता है तो जो भी अपने डिपार्टमेंट्स के वो डिसीजंस लेते हैं वो जिम्मेदार होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए। किसको जिम्मेदार होते हैं? तो पूरे पार्लियामेंट को। जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट के सेशंस में उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में जो भी डिसीजंस लिए हैं, आदेश जारी किए हैं, उसके बारे में बाकी जो मेंबर्स होते हैं सदन के वो उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसको? हर एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग मेंबर्स, और उस समय उनको जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है, अभी देखो प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल एक टीम है, उनको टीम वर्क करना पड़ता है। ठीक है, पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो एक किसी मिनिस्टर से इस्तीफा मांग सकते हैं, किसी एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांग सकते। अगर इस्तीफा मांगना है तो पूरे के पूरे काउंसिल का और पूरे के पूरे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल का दोनों का इस्तीफा मांगा जाएगा। कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। इसीलिए मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल एक टीम है और ये टीम वर्क करते हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल, एक दूसरे के काम के लिए जिम्मेदार होते हैं और इसकी हेड अथॉरिटी किसके पास में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। दोस्तों, एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता। ठीक है, एक व्यक्ति गलत काम करता है तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पूरे टीम की होती है। इस वजह से पूरी टीम का इस्तीफा मांगा जाता है। बट ये इस्तीफा कौन मांगता है? तो पार्लियामेंट मांगता है। लोकसभा के हर एक सदस्य को आंसर देने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर समझो किसी एक कारणवश प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल ने उनका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, मेजॉरिटी खो दी है उन्होंने, तो ये प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अभी ये भी बात समझ लो कि लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो वो सिर्फ उन प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल का इस्तीफा नहीं होता, वो पूरे के पूरे लोकसभा का इस्तीफा होता है, विसर्जन होता है। ठीक है, अगर समझो मेजॉरिटी खो दी है किसी एक पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ने मेजॉरिटी खो दी है, कॉन्फिडेंस खो दिया है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल तो बर्खास्त होगा ही, साथ ही साथ पूरी की पूरी लोकसभा बर्खास्त होगी। मतलब फिर से इलेक्शंस होंगे। ठीक है, फिर से इलेक्शंस होंगे और फिर से एक नया प्राइम मिनिस्टर चुन के आएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी दोस्तों, आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, नरेंद्र मोदी, इनके बारे में हमें 3 सेंटेंस उसके वैयक्तिक जीवन के बारे में हमें लिखने हैं और 7 स्टेटमेंट्स उनके काम के बारे में लिखने हैं। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के वो हेड है और 2014 से मतलब 2014 से आज तक अभी 6-7 साल हुए वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, और इस पीरियड में उन्होंने तरह तरह के अलग अलग डिसीजंस लिए हैं। जैसे कि हमें मालूम है नोटबंदी का कानून है, या फिर आर्टिकल 370 को हटाने की बात है, राम मंदिर की बात है, या तो फिर 3 तलाक को उन्होंने खत्म कर दिया है। उन्होंने बीच में CRR एक नया सिस्टम लाने का, CAA और CRR नाम की एक नई सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। तो इन सारी चीजों के बारे में 7 सेंटेंस आपको अलग अलग लिखने हैं, बट वो इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। अपना का भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।